हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बंगाल तथा पंजाब के बारे में डिस्कस किया था कि दोनों के बीच क्या समानताएं थी और क्या दोनों के बीच विभिन्नताएं थी। उसको डिस्कस करने के बाद आज हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पंजाब का विभाजन, कि पंजाब का विभाजन किया गया और उसके बाद किस प्रकार के हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, पंजाब में किस प्रकार के दंगे हुए थे, किस प्रकार वायलेंस हुआ था। इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम, जो बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम दिया गया था इंग्लैंड के एक जज सर सिरिल रटक्लिफ को सौंपा गया था। बंगाल और पंजाब के बंटवारे का काम, हालांकि उन्हें हिंदुस्तान के बारे में इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। हिंदुस्तान के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। हिंदुस्तान की डेमोग्राफी के बारे में वो नहीं जानते थे, यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में वो नहीं जानते थे, कल्चर के बारे में नहीं जानते थे और उन्हें भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए यानी दोनों के बीच बंटवारा करने के लिए सौंपा गया था, काम सौंपा गया था। हालांकि यह बात उनके पक्ष में जाती है और यहां तक कि पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के सीमा निर्धारण के लिए यानी पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के सीमा निर्धारण के लिए उन्हें महज 5 सप्ताह का समय दिया गया था। यानी पूर्वी यानी बंगाल के सीमा निर्धारण के लिए यानी बंगाल का बंटवारा करने के लिए कि बंगाल का कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तान में जाएगा और बंगाल का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, इसके लिए उन्हें महज 5 सप्ताह का समय दिया गया था। और वहीं पंजाब के जो पश्चिम क्षेत्र था कि पंजाब का कौन सा क्षेत्र हिंदुस्तान में रहेगा और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में रहेगा, इसके लिए उन्हें महज 5 सप्ताह का समय दिया। यानी 5 सप्ताह के भीतर उन्हें बताना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर क्या होगा, दोनों के बीच सीमा क्या होगी। अगर सैमिक भाषा में कहा जाए तो यह बहुत कठिन काम था। डब्ल्यू.एच. ओडेन ने कहा कि उन्हें उस जमीन का बंटवारा करना था जहां के लोग खान पान और देवी देवताओं को पूजने के संबंध में आधार पर बिल्कुल दो अलग अलग ध्रुव पर एक दूसरे के खिलाफ तलवार लिए खड़े हुए। यानी कि भाई हिंदुओं और सिखों की पूजा पद्धति अलग है, मुस्लिमों की पूजा पद्धति अलग है, दोनों का खान पान अलग है और ऐसी जमीन का उन्हें बंटवारा करना था। और उनके पास गुजरे जमाने का नक्शा था। उनके पास जो नक्शा था वो कोई आज का नहीं था, कोई रिलेवेंट नहीं था, वो गुजरे जमाने का था। और जनगणना के आंकड़े, जो सेंसस के आंकड़े करीब करीब गलत थे। अब जुलाई के पहले सप्ताह में रेडक्लिफ भारत आते, रेडक्लिफ हिंदुस्तान आए और उन्हें 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों देश का विभाजन करना है और वो जुलाई के पहले सप्ताह में आ रहे हैं। जब वो यहां पे आए तो पंजाब के बंटवारा करना था। पंजाब के बंटवारा के लिए उन्हें 4 सलाहकार दिए गए। 2 सलाहकार उनके मुस्लिम थे, एक हिंदू और एक सिख थे। ये सलाहकार आपस में हर एक बिंदु पर लड़ भिड़ते थे। सलाहकार थे जो आपस में हर एक बिंदु पर लड़ भिड़ते थे, क्योंकि क्षेत्रीयवाद इतना ज्यादा था, सांप्रदायवाद इतना ज्यादा लोगों के मन में था कि ये सलाहकार भी उससे दूर नहीं रह पाए। रेडक्लिफ ने जल्दी इन सलाहकारों को हटा दिया। रेडक्लिफ ने जल्दी इन सलाहकारों को बोल दिया कि आप अब यहां से चले जाइए। रेडक्लिफ ने अपने भतीजों को लिखा। रेडक्लिफ अपने भतीजों को लिखते हुए कहते हैं कि बंगाल और पंजाब के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। इस बंटवारे से 8 करोड़ लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। 8 करोड़ लोगों को तकलीफ पहुंचेगी और वो लोग मुझे मारने के लिए ढूंढते फिरेंगे। मैं कभी उनके हाथों नहीं आना चाहता। यह रेडक्लिफ ने अपने भतीजों को लिखा था। अब 1 अगस्त को पंजाब पर जो हिंसा हो रही थी, जो पंजाब पर दंगे हो रहे थे, वायलेंस हो रहा था, उस पर काबू पाने के लिए पंजाब सीमा बल का गठन किया गया और उसकी कमान सौंपी गई एक पेटे रीच को। ये इंग्लैंड के वेल्स इलाके से संबंधित है। इनके अधीन 4 ब्रिगेडियर स्तर के इनके सलाहकार भी दिए गए, अधीन थे इनके। यहां पे भी 2 मुस्लिम, एक सिख और एक हिंदू थे जो इनके सलाहकार थे।
पेटेरिज ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और पेटरिज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल और पंजाब के बंटवारे से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा और यह सिखों को उत्तेजित कर सकता है। 7 अगस्त को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 14 अगस्त को जो उस समय के फील्ड मार्शल कमांडर इन चीफ थे औचिन लेख ने पाया कि सीमा आयोग की अनुशंसा पर देरी से विचलित कर देने वाले नतीजे आ रहे हैं कि भाई जो सीमा आयोग ने जो अनुशंसा की, जो उन्होंने बोला है, उस पर देरी कर देने से विचलित कर देने वाले नतीजे आ रहे हैं। भाई माना कि घोषणा करने से कि भाई अगर आप बंटवारा कर दोगे, बंटवारा के ऐलान से हिंसात्मक घटनाएं बढ़ेंगी, आग में घी का काम होगा, दंगे बढ़ेंगे, लेकिन देरी करने से अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था, जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी। आखिरकार 16 अगस्त 1947 को पंजाब के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया। यानी 16 अगस्त को बोल दिया गया कि पंजाब का बंटवारा हो गया और इस ऐलान से मुस्लिम बहुत ज्यादा नाराज हुए। ये जो ऐलान होता है, मुस्लिम बहुत ज्यादा नाराज हुए। उसका कारण था, मुस्लिमों को लग रहा था कि गुरदासपुर जिला हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होना चाहिए। यानी जो गुरदासपुर जिला है वो हिंदुस्तान की जगह वो पाकिस्तान में होना चाहिए, उनका यह कहना था। लेकिन इससे भी ज्यादा नाराज सिख थे। सिखों का नाराज होने का कारण था उनकी निगाह में उनके आदि गुरु थे गुरु नानक जी, उनका जन्म स्थल ननकाना साहब को इस्लाम राज्य में दे दिया गया था। यानी ननकाना साहब इस्लाम राज्य को दे दिया गया था, करतारपुर, जहां पे ननकाना साहब था। ये एक तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। सरहद के दोनों पार एक प्रकार से हिंसा शुरू हो गई। यानी सरहद के दोनों पार ही वायलेंस शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए। अगर देखा जाए तो अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्र में हथियारबंद सिखों के गिरोह घूमने लगे। ये हथियारबंद सिखों के गिरोह जहां भी मुस्लिम को पाते उनकी हत्या कर देते थे और ऐसे ही हथियारबंद मुस्लिमों के गिरोह लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में भी फैल गए और वो जहां भी हिंदुओं को देखते और जहां भी सिखों को पाते उनकी हत्या कर देते थे। और जो भी सरहद के पार गए, जैसे मान लीजिए लाहौर और उसके आसपास के जो हिंदू या कि सिख अगर भारत की सीमा पर आ गए, यानी भारत आ गए, तो उन्होंने यहाँ के मुस्लिमों को मारा, यानी यहाँ पे हिंसा का कुचक्र बढ़ाया। इसी प्रकार अगर यहाँ के मुस्लिम लाहौर तथा उसके पास पहुंच गए, यानी पश्चिम पाकिस्तान पहुंच गए, तो वहां के मुस्लिमों ने भी वहां पे सिखों को मारा। यानी दंगे का जो कुचक्र था, हिंसा का जो कुचक्र था, वहां पे बढ़ाया। एक तरीके से देखा जाए तो इस हिंसा से बहुत ज्यादा खराब कंडीशन थी। इस अवस्था में यानी कि ये जो हिंसा हो रही थी उसकी अगर वास्तविक तथा जो कहानी थी, उसका जो वास्तविक रूप था बहुत ज्यादा उलझनों से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा तथ्यात्मक उसमें रूप था। और इन तथ्यों को कहां पे, लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया, जिसके कारण वहां पर भी हिंसा बढ़ी। अगर इसे हम और आगे बढ़ाएं तो पेटेरिज ने अपने दस्तावेज में स्वीकार किया कि जुलाई से लेकर यानी मार्च से लेकर जुलाई के अंत महीने तक पंजाब में हिंसा से मरने वालों की संख्या 2500 थी और घायलों की संख्या 1500 थी। यानी जो पंजाब में हिंसा से मरे थे, वायलेंस से मरे थे, दंगे के बाद मरे थे, उनकी संख्या 2500 थी और घायलों की संख्या 1500 थी। और वहीं सेना के आंकड़ों के दस्तावेज के अनुसार अगस्त महीने में पंजाब में हिंसा से मरने वालों की संख्या थी 15,000। पेटेरिज ने स्वीकार किया कि इसकी जो वास्तविक आंकड़े थे इससे 2 या 3 गुना ज्यादा हो सकते थे। यानी अगर जो 15,000 लोग मरे थे
उससे 2 या 3 गुना ज्यादा लोग मर सकते थे। ये वास्तविक संख्या थी। प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पंजाब की घटनाओं और उनमें जो भयानक जो हिंसा हो रही थी, भयानक उसके नतीजों से बहुत ज्यादा वो चिंतित थे। अगस्त के आखिरी पखवाड़े में, यानी अगस्त के आखिरी पखवाड़े में उन्होंने पंजाब का 3 बार दौरा किया और सरहद के दोनों पार के लोगों से बातचीत की और हवाई जहाज से उनका हालत का जायजा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात के खिलाफ थे कि किसी एक पक्ष की हिंसा को सही ठहराया जाए। उनका कहना था कि दोनों पक्षों ने समान रूप से अमानवीयता और नरसंहारता का परिचय दिया है, दोनों ही पक्षों ने। पेटे रीच के अनुसार इस नरसंहार को उन्होंने पेटे रीच ने पूर्व मध्ययुगीन शब्द का इस्तेमाल किया इस नरसंहार के लिए। सच्चाई तो ये थी कि ये जो नरसंहार हुआ था ये मध्ययुगीन भी था और आधुनिक युगीन भी था, यानी मध्ययुगीन भी था और आधुनिक काल का भी था। क्योंकि दंगाइयों के पास जो हथियार थे वो आदिम युग की कुल्हाड़ी से लेकर गदा, बर्छी, तलवार, भाले, इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों से लैस टॉमी गन और लाइट मशीन गन तक उनके पास थी। तो ये जो पूरा का पूरा जो नरसंहार हो रहा था ये पूर्व मध्ययुगीन नहीं था, ये बल्कि मध्ययुगीन भी था और आधुनिक युगीन भी था। 2 सितंबर को क्या किया गया? पंजाब सीमा बल का गठन जो था, पंजाब सीमा बल को भंग कर दिया गया। वैसे भी यह हिंसा के दौरान किसी प्रकार से प्रभावशाली नहीं था, यानी इसने हिंसा के दौरान कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, यानी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था ये। दोहरे नियंत्रण के कारण इसके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा था। दोहरा नियंत्रण किस प्रकार? भारत सरकार का भी इस पर नियंत्रण था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट का भी इस पर नियंत्रण था। तो दोहरा नियंत्रण के कारण इसके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा था। मार्शल लॉ के बिना, क्योंकि मार्शल लॉ लागू नहीं था, नागरिक प्रशासन के अधीन इसने उस तरीके से काम नहीं किया था जिस तरीके से काम करना चाहिए था। अब पंजाब सीमा बल को भंग कर दिया गया। अब पंजाब सीमा बल को भंग करने के बाद यह कहा गया कि अब इन क्षेत्रों में जो दंगे हो रहे हैं, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जहां पे कानून व्यवस्था को सुधारना है, अब उनका जिम्मा किसके पास आ गया? अब उनका जिम्मा आ गया भारत और पाकिस्तान की सरकार के हाथों में। कि भारत और पाकिस्तान की सरकार को अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। दंगा जारी रहा, सरहद के दोनों पार लोगों का विस्थापन भी जारी रहा, यानी लोग सरहद के दोनों पार जा भी रहे थे। हिंदुस्तान से मुस्लिमों का सफाया किया जा रहा था और पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों का सफाया किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया पंजाब में किस प्रकार से घटनाएं हो रही थी। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो और इसके आगे डिस्कस करेंगे, और महात्मा गांधी ने किस प्रकार काम किया, किस प्रकार उन्होंने हिंसा को रोका। फिर उसके बाद और हम महात्मा गांधी की मृत्यु और जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच जो मतभेद थे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपको कुछ करना है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।